तो ऐसा डर नहीं लगता भैया, क्योंकि मौत तो आपको घर से बाहर भी जाओगे तो हो जाएगी, लेकिन देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होंगे। बेशक भाई कोई भी इंसान अपना जाएगा, दुख लगता है, लेकिन देश के लिए हम हमेशा से कुछ ना कुछ करने की जो मन में है, चाहे मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो और बेटी। जय हिंद, वंदे मातरम। कारगिल युद्ध का एक नायक हमारे छोटे से शहर रायगढ़ में भी रहता है, जिसका नाम गुलाबन सिंह ठाकुर है। आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। इस शख्स का नाम गुलाबन सिंह ठाकुर है, जो कारगिल युद्ध में हमारे रायगढ़ से युद्ध लड़ने गए थे और इन्हें एक गोली भी लगी थी इनकी आंख के जस्ट बगल में। उसके बाद भी ये दमधारी से पूरी हिम्मत से इन्होंने युद्ध लड़ा था और दुश्मनों को सामना किया था। और आगे और वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। और हर साल 26 जुलाई को इनको सम्मानित किया जाता है पुलिस विभाग के द्वारा। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोफोर्स गन कहते हैं। कंधे में रख कर इसको एक रॉकेट लॉन्चर भी इसको कहते हैं, जो रॉकेट बाहर फेंकता है, ये बम के जैसे फूटता है। ये ग्रुप फोटो है इनकी। और विस्तृत जानकारी मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हमारे रायगढ़ के हीरो को भी पहचाने। ओरिजिनल हीरो हमारे रायगढ़ का गुलाबन सिंह ठाकुर, आपको पूरा पता चलेगा। अभी इनकी बेटिया आईएएस की तैयारी कर रही है और इनकी धर्म पत्नी अपने बच्चों को आज भी आर्मी में भेजना चाहती है। आइए हम जानते हैं गुलाबन सिंह ठाकुर से। हिंद, वंदे मातरम। 26 जुलाई हमारे देश के लिए, हर एक बच्चों के एक ऐसा दिन है जो गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो जाता है। 26 जुलाई वीरों को याद करने का दिन है। 527 लोगों ने शहादत दी थी, सिर्फ इसलिए कि कारगिल पर्वत में पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। और यह घटना 3 मई को एक चरवाहे के द्वारा देखी गई थी और उस चरवाहे ने हमारी सेना के ऑफिसरों को इसकी सूचना दी थी। 5 मई को सेना के ऑफिसरों ने एक पेट्रोलिंग पार्टी वहां भेजी, सर्च करने के लिए कि सूचना सही है या फाल्स तो नहीं है। पेट्रोलिंग पार्टी को पाकिस्तान की सेना ने बंधक बना लिया और हमारे 5 जवानों का निर्मम हत्या कर दिया था। उसके बाद 9 मई को पाकिस्तान के द्वारा इतनी ज्यादा गोला बारूद कारगिल में बरसाया गया, जिससे सेना का बारूद का जो स्टोर था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था कारगिल में। उसके बाद फिर 26 मई को हमारी सेना को, वायुसेना को भारत सरकार ने कारगिल पर हमला करने के लिए आदेशित कर दिया। 27 मई को वायुसेना ने मिग 27 और 29 से अपना युद्ध चालू कर दिया और यहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो गया। 5000 की सेना 18000 फीट के ऊपर ऊंचाई वाली पर्वत पे कब्जा कर चुकी थी और वहीं हमारी इंडिया के 30,000 से ज्यादा जवान इस युद्ध में भाग लिए थे। बहुत ही दिक्कत का सामना था 18000 फीट के ऊपर चढ़ाई करके युद्ध करना। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम थी। अमेरिका ने उस समय हमें बहुत डराया धमकाया, तो रूस हमारे लिए ढाल बन के खड़ा था। रूस ने हमें हथियार भी दिए, सैन्य सहायता भी दी और हर प्रकार से आर्थिक सहायता भी दी। जो वो कर सकता था रूस ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, तो वही श्रीलंका और ब्रिटेन ने, श्रीलंका ने परोक्ष रूप से और ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया था। ब्रिटेन ने अपना ईगल भी भेजा था। तो ये इतिहास जो आपको बता रहा हूं मैं, ये हर एक बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे वीर जवान जब शहादत देते हैं तो वो उस समय सिर्फ ये देखते हैं कि हम एक भारत माता के बेटे हैं। अपने बीबी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब दरकिनार कर देते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रायगढ़ जैसे छोटे से शहर से भी एक बालक जो उस समय युवा था, यहां से युद्ध लड़ने के लिए कारगिल में गया था। तो मैं उसकी दास्तान आज आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूं। आज 26 जुलाई है दोस्तों, और ये युद्ध पूरा 2 महीना चला था, जिसमें 527 जवान हमारे शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। तो वहीं पाकिस्तान के 2700 से ज्यादा जवान
मौत के घाट उतार दिए गए थे और 750 से ज्यादा जवान हमारे वीर जवानों के पराक्रम को देख के उल्टे पैर वापस भाग गए थे। और इसी युद्ध में आपको बता रहा हूं, विक्रम बत्रा का नाम बहुत वीरता के साथ लिया जाता है, उस नौजवान का नाम। इसी युद्ध के बाद विक्रम बत्रा का नाम आज भारत के हर बालक के मुंह पर है। विक्रम बत्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो दिल मांगे मोर का नारा लेकर एक के बाद एक युद्ध में आगे बढ़ते जा रहे थे। हर जगह उनको सफलता मिल रही थी, लेकिन लास्ट में पीछे से उनके ऊपर वार किया गया, जिसके कारण उनकी भी शहादत हो गई। इसी बीच में आपको लेकर आ रहा हूं हमारे रायगढ़ शहर के गुलाबन सिंह ठाकुर के से मिलने। इनको भी गोली लगी थी, उसके बाद भी इन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा और दुश्मनों से लड़ते रहे। तो आइए हम गुलाबन सिंह ठाकुर जी से जानेंगे कि कैसा वो मंजर था और किस तरह उन्होंने युद्ध की चुनौती का सामना किया। भैया धन्यवाद आपका, आप हमारे देश के वीर जवान हैं। आप बताइए कैसा था उस टाइम का माहौल और किस परिस्थिति में आप लोगों को वहां युद्ध लड़ना पड़ता था? हम लोग उस टाइम में कपवाड़ा सेक्टर में थे, तो हमारे कर्नल साहब रविंदर साहब को आदेश मिला कि आप लोगों को द्रास सेक्टर में जाना है, वहाँ युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। तो हम लोग को कपवाड़ा सेक्टर से हम लोग को उठाया गया और मीना मार्ग में लाया गया और वहाँ हम लोग लगभग 3 मई के आसपास पहुंचे थे। उसके बाद में 3 मई के आने के बाद में हम लोग रेकी वगैरह किए, फिर पेट्रोलिंग किए और हम लोग को लगभग 15 दिन का वहाँ पहाड़ी पे चढ़ने का, अल्टीट्यूड में चढ़ने का ट्रेनिंग दिया गया। वहाँ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होता था। और उस टाइम हमारे रक्षा मंत्री होते थे जास फर्नांडिस साहब, उन्होंने खुद हमारे पलटन में राजपूताना राइफल्स में आके दरबार लिया और दरबार लेने के बाद में उन्होंने किया कि आज रात 12 जून की रात है, आप लोगों को वहां जाके तिरंगा फहराना है तोलोलिंग टॉप में। तो हम लोगों ने जी हो जाएगा साहब करके, क्योंकि हमारी पलटन जाट राजपूत की है और उनको विश्वास था कि राजपूताना राइफल्स ये कर सकती है करके। और उन्होंने हम लोग को टास्क दिया और हम लोगों ने फिर, हमारा जो ड्यू कमांडर महेंद्रपुरी था, बोले आप लोग जाइए, आपको हम लोग सपोर्टिंग फायर देंगे। तो उन्होंने बिफोर्स का सपोर्टिंग फायर दिया। मानो रात को ऐसे मंजर था उस दिन 12 जून के रात को जैसे कि दिवाली हो रहा हो। बिफोर्स के गन का जो बम आ रहे थे सामने में ही जा रहे थे, हम लोग उसके नीचे से जा रहे थे। हम लोग इन्फेंट्री के हैं तो हम लोग की लड़ाई के आमने सामने होती है 25 मीटर पे। हम लोग को खुद का फायर बेस बनाते हैं, फिर आगे चल के उनका बैंकर को बर्बाद करते हैं। तो हम लोग को 12 जून से पहले 10 जून को हम लोग चढ़ना शुरू किए थे। 2 दिन लग गया था क्योंकि दुश्मन हमारे ऊपर बैठे हुए थे, कम से कम 12,000-13,000 के हाइटों में बैठे हुए थे। वहां से हम लोग को छिपते छुपाते जाना पड़ रहा था। और 2 दिन के बाद में जब हम लोग वहां फायर बेस बनाए, फिर 12 जून की रात को लगभग 10:35 में अटैक मारे थे। 10:35 में अटैक मारे, आगे गए तो दुश्मन ने अपना बैंकर एकदम संगड़ में बना रखे थे। हम लोग चढ़ते जा रहे थे, संगड़ को हम लोग के ऊपर गिराते रहे थे। आप मानो आप पहला मंजिल में हो, पत्थर को फेंक दोगे तो आपके ऊपर चोट लगता है। और हम लोग तो बिल्कुल नीचे से थे, जा रहे थे, ऊपर चोट रहे थे, हमारे साथ ही घायल हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग बिना रुके आगे जा रहे थे और दुश्मन को, बैंकर को बर्बाद कर रहे थे। और 12 जून के रात को हम लोग का एनएच जो रास्ता था द्रास सेक्टर का, उसको आजाद किया। तो कारगिल का युद्ध 12 जून का पहला अटैक सक्सेस किए थे हम लोगों ने। ये कितने, मतलब आपके बटालियन से कितने लोग शहीद हो चुके थे उस समय? उस रात को हमारे 4 अफसर, 2 जेसीओज और 18 वार शहीद हुए थे उस दिन। लेकिन हम लोग पाकिस्तान का कम से कम 80 से 90 आदमी को मार गिराए थे। ये बहुत अच्छी बात है ये आपकी वीरता का। लेकिन जब आप देखते हैं अपने सामने, आपके साथ में ही आपका जो साथी है वो थोड़ी देर पहले आपके साथ हंस रहा था, खेल रहा था बढ़िया, और अचानक से जब सडनली किसी दुश्मन की गोली से उनकी मौत हो जाती है, तो उस समय आप लोगों को कैसा लगता होगा भैया? उस समय उस टाइम गोली लगता है तो आदमी तुरंत ही सदर्द नहीं होता है। हम लोग के पास मेडिकल किट वगैरह होते हैं, हमारे साथ में एमसीओ वाले लोग, मेडिकल वाले लोग भी चलते हैं, उन लोग तुरंत उनको उपचार देते हैं। और जो बंदे अपने रहते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनको साइड में करके उपचार देते हुए उनको घायल अवस्था में रखते हैं। लेकिन उसके अंदर इतना जोश होता है, नहीं अभी छोड़ो मैं भी आगे जाऊंगा करके वो आगे जाता है हम लोग के साथ में। मतलब घायल की अवस्था में भी मतलब वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं? बिल्कुल, गोली लगा रहता है फिर भी बोलता है नहीं मैं उसके साथ जाऊंगा।
मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा करके आगे बढ़ जाता है वो। भैया आपके द्वारा कितने लोगों को मतलब कारगिल में कितने दुश्मनों को धूल चटाई गई थी? हम लोगों ने वहां पर, हम लोग को एक सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर में मैं था, उस सेक्शन में मैं था LMG नंबर 1 था, तो मैं LMG नंबर 1 करके फायर करके उनको बैंकर को बर्बाद कर रहा था। और फिर उसके बाद में मेरा साथी था, वो बैंकर बस्टिंग ड्रिल कर रहा था, तो हम लोग 2 बैंकर को बर्बाद किए थे वहां तोलोलिंग टॉप में। आपको भी चोट आई थी भैया, कहीं गोली लगी थी आपको भी सुनने में आया था? यहाँ पर मेरा चोट लगा हुआ था, हेलमेट नहीं होता तो शायद आपके पास आज मैं नहीं होता। यहाँ पर मेरा टाका भी लगा है, छू के हेलमेट से निकल गया, नहीं तो मैं आज यहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता। 1999 में शहादत हो गया होता, बच गया। आपकी शादी हो चुकी थी भैया उस समय? शादी नहीं हुआ था उस टाइम मेरा, मैं लगभग मेरा नौकरी उस समय 5 साल करीब था, ये यंग था मैं उस टाइम में। तो आप रिटायरमेंट कब लिए फिर उसके बाद? रिटायरमेंट 2016 में आया मैं रिटायरमेंट। अच्छा, मतलब 1999 के बाद भी आप मतलब 16-17 साल सेना को अपनी मतलब सेवाएं दे रहे थे? उसके बाद भी सेवाएं दे रहे थे। हम लोग इन्फेंट्री के हैं तो हम लोग को ज्यादातर क्या है, LC पे ही रहना रहता है, फील्ड एरिया में रहते हैं, और आए दिन हम लोग का दुश्मन से सामना होता ही रहता था। इंसर्जेंसी इलाका में जाते थे, झंडके में जाते थे, असम में जाते थे, वहां भी हम लोग का मुठभेड़ होता ही रहता था। अभी आप क्या कर रहे हैं भैया? आप रिटायरमेंट के बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए कलर के जॉब काम कर रहा हूँ। क्या आपके माता पिता को उस समय कैसा लगा जब उनको पता चला होगा कि आपको गोली लगी है? तो उस समय क्या आप अपने माता पिता से बात कर पाए थे, या बाद में आप माता पिता को सूचित किया, या क्या कैसा माहौल था उस समय? उस टाइम तो फोन का जमाना था नहीं, उस टाइम लेटर वोटर का जमाना था। जब मेरे को चोट लगा तो वहां से मेरे को स्ट्रक्चर से बाई एयर मेरे को लाया गया श्रीनगर में, श्रीनगर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जब मेरा आंख भी नहीं खुल रहा था उस टाइम में चोट लगने के कारण में। फिर उसके बाद जब मेरा स्थिति ठीक ठाक हुआ तो बोले कि आप अभी दोबारा लड़ाई में नहीं जा सकते, आप अभी जाओ घर में थोड़ा ठीक ठाक होकर आओ, उसके बाद ही आपको दोबारा से लड़ाई में शामिल किया जाए करके। फिर मैं वहां से आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आके बताया, उसके बाद में अपने मम्मी पापा को पता चल पाया था। तो आपको जब वापस जाने के लिए बोला गया था तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी थी? आपको क्या वापस जाने का मन था? वापस जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन मेरे आंख में चोट था, सामने कुछ इतना खास नजर नहीं आता था, इस वजह से बोले नहीं, अभी जब तक आप मेडिकल फिट नहीं हो जाएंगे, आपका आंख ठीक नहीं होगा तो आप दोबारा लड़ाई में नहीं जा सकते। तो मेरे को 1 महीने का उस टाइम छुट्टी दिए गए लड़ाई के सीधे और तुरंत बाद। आप कौन सी पोस्ट में थे उस टाइम मैं सिपाही के पोस्ट में था, राइफलमैन होता है हमारा, वो सिपाही के पोस्ट में था। तो उस समय मतलब जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय आप कितने साल हो चुके थे आपको सेना में भर्ती हुए? सेना में 5-6 साल करीब हो गया था भर्ती हुए मुझे। तो धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे रायगढ़ शहर के जवान थे गुलाबन सिंह ठाकुर, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कितने बहादुर और कितने पराक्रमी थे ये, और अपने टाइम में अच्छों को इन्होंने धूल चटाई थी। वंदे मातरम, जय हिंद भारत। दोस्तों 26 जुलाई भूलना मत। आप अपने इस वीडियो को अपने घर में एक एक बच्चे को दिखाना, एक एक इंसान को दिखाना, उनको पता चलना चाहिए कि 26 जुलाई के दिन क्या हुआ था। और 26 जुलाई वीरता दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है, कारगिल दिवस के विजय में बनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को ही हमने फतह हासिल की थी और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। परवेज मुशर्रफ उस समय सेना अध्यक्ष था, दुम दुबा कर वो भागा था, और आज वो पाकिस्तान का भी भगोड़ा है। पाकिस्तान भी उसको खोज रही है और पाकिस्तान ने उसको तो फांसी की सजा का भी ऐलान कर दिया है। तो वो पाकिस्तान है जिसमें नवाज शरीफ तक आज भ्रष्टाचार से लिप्त है और नवाज शरीफ तक पाकिस्तान में आ नहीं सकता। वैसे लोगों से भारत की मतलब युद्ध हुआ था, और रूस का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मुश्किल हालात में रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया है, और अमेरिका तो वो गद्दार है, जब भी उसको मौका मिलता है हमारे पीठ में खंजर जरूर गड़ता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि है, निधि सिंह ठाकुर। कैसा फील होता है आपको जब आप अपने हस्बैंड को देखते हैं, इतने बहादुर हैं और देश के लिए उन्होंने कुछ किया है, कैसा फील होता है आपको? यह बहुत अच्छा फील होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन देश के लिए जीना एक बहुत बड़े गौरव की और खुशी की बात है भैया। हमारी शादी तो खैर इनके कारगिल युद्ध के बाद हुई थी जी, बाकी मतलब
शुरू में तो मतलब जब वो दूर गए तो हमारे पास कोई फ़ोन का भी साधन नहीं था भैया। जब दुख लगता था थोड़ा सा कि पहले तो मतलब ऐसे कभी वो नहीं हुए करके, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ों को समझने लगे भैया। जब भी ये वीक में या 15 डेज के बाद ही एक बार कॉल करते थे भैया, जब अच्छा। वो बाहर आते थे। तो मतलब आपकी शादी होने के बाद भी ये सेना में ही थे? सेना में ही थे भैया जी। मुश्किल से मतलब हमारी शादी जब ये 25 ईयर के नहीं होते तभी हो गई थी भैया हमारी शादी। अच्छा, तो ये कितने दिन तक बाहर रहते थे घर ये से? भैया 3 महीने के बाद ही आते थे और 15 से 20 दिन के बाद यानी कि फ़ोन करते थे भैया, क्योंकि ये फील्ड एरिया में आप फ़ोन नहीं था उस टाइम भैया, ऐसे कि रख सकते थे। तो जैसे जैसे आते थे सिटी में तभी वो बात हो पाती थी। साल में 1-2 बार मतलब आते थे? हाँ, ये साल में 1-2 बार 1-2 बार घर आना मिल जाता था? 4 महीने में, कभी 5 महीने में जैसे छुट्टी मिलती थी तो साल में 3 बार 2 बार। इस बीच मान लो कहीं युद्ध हो जाता था तो आपके मन में कैसा फील आता था? अब दुख तो लगता था भैया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास था भैया। अगर सब सोचे कि बस मतलब अपने लिए ही जीना है तो फिर ऐसे तो हो नहीं सकता भैया। देश भी तो सबसे आगे है, हम तो हमारे बच्चों को भी चाहते हैं भैया। बेशक जिंदगी तो आप क्या चलते चलते भी आप सड़क में जाओगे तो आपकी मौत हो सकती है, लेकिन जो गर्व एक अपनापन जो मतलब एक सम्मान की भावना एक देश के लिए करने में है वो किसी चीज़ में नहीं है भैया, ऐसा मैं मानती हूँ भैया। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आप अपने बच्चे को क्या आर्मी में भेजना चाहते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल भैया, अगर हो जाएगा तो वो भेज दूँगी। ऑलरेडी मेरी बड़ी बेटी दिल्ली में पढ़ती है भैया, ड्यू में, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। उसका सपना है कलेक्टर बनने का जी। तो वो पढ़ाई कर रही है भैया, कोचिंग भैया वहीं से लेगी। और बेटा तो चाहता है कि वो आर्मी में जाए, अगर भगवान की कृपा रही तो वो उसको मैं भेजूँ। अभी कौन सी क्लास में बेटा? 11th में पढ़ता है 11th बेटा। आर्मी भेजना चाहते हैं हाँ आप? बिल्कुल भैया, बिल्कुल हो जाएगा तो आर्मी में जाएगा। तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं लगता भैया, मुझे क्योंकि बिल्कुल। भैया जब ऑलरेडी हमारी शादी को 24वें साल पे चलते 23 साल हो चुकी, 2001 की शादी है भैया, 99 में कारगिल युद्ध में, तो उसके बाद ही हमारी शादी हुई थी 1-1.5 साल के बाद। तो ऐसा डर नहीं लगता भैया, क्योंकि मौत तो आपको घर से बाहर भी जाओगे तो हो जाएगी, लेकिन देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होंगे। बेशक भाई कोई भी इंसान अपना जाएगा, दुख लगता है, लेकिन देश के लिए हम हमेशा से कुछ ना कुछ करने की जो मन में है, चाहे मेरी बेटी हो मेरे बेटा हो। अब बेटी भी अगर आगे जाएगी तो उसमें भी मैं उसको भी, छोटी वाली बेटी भी IT में पढ़ती है, वो भी NCC वगैरह में लेती है। अगर कहीं वो उसका भी अगर कहीं जाने का मन वो भी चाहती है, अगर हो जाए तो वो भी जाएगी भैया। आपकी बातें सुन के ना मेरा रोंगटा काँप रहा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब नमन है आप जैसी महिलाओं को जो मतलब अपने देश के लिए इतना अच्छा सोचती हैं। और मतलब वाकई में सैल्यूट है आप जैसे लोगों को जो अपने देश के लिए मतलब सब कुछ अपना कुर्बान। एक महिला के लिए उसके सिंदूर से बढ़कर और कुछ नहीं होता, लेकिन आप अपने देश के लिए उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये अभी बीच में वो लड़ाई तो उसमें भूतपूर्व सैनिक लोगों को वापस रिटर्न बुलाएंगे थे, तो हम मतलब उसके लिए भी ये तैयार थे भैया। अच्छा। हाँ, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भी इन लोगों को मतलब था कि जैसे कि जो भूतपूर्व सैनिक है अगर जरूरत पड़ा तो उनको भी वापस रिटर्न बैक आना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार थे। तो फोन आया था कि आप लोग के पास? फोन नहीं आया था, मतलब मैसेज आया था कि जैसे जरूरत पड़ेगी तो मतलब कॉल बैक करेंगे तो आना पड़ेगा, तो जरूर जाते भैया। आप एग्री थे उसके लिए? हाँ, आपको अभी मतलब भी एग्री हूँ भैया, अगर कभी भी जाना पड़ेगा तो ये जाएंगे भैया, अगर जरूरत आप पड़ा। रोकोगे नहीं? नहीं रोकूंगी भैया, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं रोकूंगी भैया। मतलब आप अपने अंदर पूरा स्ट्रॉन्ग कर चुके हो अपने आप भैया, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आर्मी में थे तो हम लोगों ने लगभग ये 14-15 साल रहने के बाद वहाँ पे आए भैया। हाँ, हमारी शादी 2001 की शादी है, 2016 में आए भैया ये 2000। तो ऑलरेडी हम मतलब तीनों बच्चे इनके नहीं थे तभी हुए हैं बच्चे। आप जैसी माँ, आप जैसी वाइफ ईश्वर हर किसी को दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो कि इतना आपसे बात करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं खुद आपको बता नहीं सकता। इतनी हिम्मत आप लोगों को आती कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता है। इतना सब भगवान देते हैं भैया, फिर देश के लिए एक अलग सा ही मन में मतलब खुशी, विश्वास और एक सम्मान है भैया, जो सदा रहेगा। हम रहे ना रहे, देश हमेशा रहेगा भैया। सैल्यूट है आप जैसी महिलाओं को, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मैं बता नहीं सकता, आपसे बात करने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को, मैं बोल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना कीमती समय अपना दिए, उसके लिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप लोग जोर से बोलिएगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम। नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुरभि सिंह ठाकुर आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ एक ऐसे शख्स को सम्मानित करने के लिए जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, और वो है मेरे पापा। मेरे पापा ने 21 साल अपनी इंडियन आर्मी में सेवाएं दी हैं। ना केवल 21 साल उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी में सेवाएं दी हैं, बल्कि वो कारगिल युद्ध का भी हिस्सा रहे हैं।
पापा, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी होने पे बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी में तो बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, जाते हैं, बट वॉर लड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और आप एज ए इंस्पायरिंग रोल मॉडल, आप मुझे हर दिन इंस्पायर करते हो। आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट आपके काम के लिए, आपका ये सिखाया हुआ मंत्र कि कीप योर नेशन अबव एवरीथिंग मुझे हर दिन इंस्पायर करता है। एंड आज जैसे कि कारगिल दिवस है, तो मैं आपको और सेना के सभी सैनिकों को सम्मानित करना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हम सभी के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। बॉर्डर पे निरंतर आप अपनी सेवाएं देते रहते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, चाहे कैसे भी कंडीशंस हो। सो टुडे आई एम हियर टू सेलिब्रेट ईच वन ऑफ यू ऑन कारगिल दिवस। और मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम आपके सेक्रीफाइसेस को कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू एवरीवन जो कि इंडियन आर्मी के युद्ध का, कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे। जय हिंद, जय भारत।